Now we are taking up the net neutrality. और प्रवेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट न्यूट्रलिटी शॉर्ट में आपको बताना है तो। हेलो। ओके, सो मैं बोलती हूँ आशिक, नेट न्यूट्रलिटी फर्स्टली। नहीं, प्रवेश बताया था। ओके। तो नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो जहां पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनको ट्रीट करना होता है सभी इंटरनेट के जो सर्विस देने वाले या कम्युनिकेशन वाले हैं, उनको इक्वली, ताकि मतलब वो ऐसा ना करे कि हम अगर सर्विस दे रहे हैं तो हम ही अपना प्रोडक्ट सारा बेचते रहें। तो दूसरों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। हाँ, सही है। एग्जाम्पल इसका इसमें अगर दो मुझे। हाँ, बोले बात। दो एलिमेंट्स मैं बोलूंगी, एक तो रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेकंड वुड बी कि कंज्यूमर्स यूसेज के पर्सपेक्टिव से। सो मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे यूज कर रहे हो आप, कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, इवन पॉलिटिकली आप किन आइडियाज को सर्कुलेट कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सो दैट इज वन थिंग। एंड obviously that shouldn't impact the public interest, that shouldn't be polarizing या radicalizing in nature advertisement के perspective से। सेकेंडली कंज्यूमर्स के लिए जो डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या इवन वेबसाइट्स हैं, आप न्यूज़पेपर वेबसाइट्स की बात करोगे, ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं जहाँ पे इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट एंटायर आर्टिकल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट अ न्यूट्रल आइडिया, बेसिकली यू विल हैव टू पे, सो एज अ रिस्ट्रिक्शन दैट इज देयर। सो ये दो मेन एलिमेंट्स रहते हैं जब हम नेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। हम्म। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? तो ट्राई। ट्राई इज बेसिकली ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर 1997 एक्ट। दिस बॉडी रेगुलेट्स द इशू ऑफ नेट न्यूट्रलिटी कि हर एक जो सर्विस प्रोवाइडर है, दे ट्रीट द कस्टमर इन अनबायस नॉन पार्टीशन मैनर। एग्जाम्पल कर लिया जाए तो ई कॉमर्स वेबसाइट में भी जो अमेजन है, अमेजन बेसिक आता है सामने में, वो नहीं आना चाहिए, वो भी एग्जाम्पल का पार्ट है। सेकेंड वुड बी द गूगल, गूगल सर्च इंजन वेयर द गूगल प्रोडक्ट आर समटाइम्स डिस्प्लेड ऑन द स्टार्टिंग इन द फर्स्ट मेन्यू ब्लॉक। तो वहां पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। तो हर एक कंट्रीज और हर एक जो स्टेट्स है वो डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। तो ईयू ने भी किया था इसको रेगुलेट, और इंडिया भी अभी कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव टेकन अप। तो यहाँ बेसिकली ज्यादा बात हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, एक तो उनके रेगुलेशन के और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कैसा होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को वो कैसे अगेन शेयर करोगे, किस बेसिस पे करोगे, या इवन या वो टेलीकॉम कंपनीज के साथ शेयर होगा या नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है स्पेसिफिकली ओटीटी के अराउंड। Regarding the noise pollution, we have already discussed earlier that noise is more than 75, which is harmful for the environment and human also. 75 के नीचे जो कार्स का होता है या फिर आप बात करते हो 15-20 के आसपास होता है, लेकिन 75 के ऊपर एरोप्लेन का आवाज होता है या फिर क्रैकर्स का होता है 150 डेसिबल। तो नॉइज इज बेसिकली मेजर्ड बाय डेसिबल, डीबीए। एंड नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन रूल्स, ये कौन सा एक्ट के अंदर में आता है प्रवेश? ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, तो नॉइज पोल्यूशन किस कौन से एक्ट के अंदर में आता है, विच एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट। एयर में आएगा ये। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1971। हाँ, 81 है सर, 71 नहीं है। 71 में तो ईपी आया नहीं था ना, 86 में आया था मतलब। तो इसमें बोला जा रहा है कि कैसे गवर्नमेंट को प्रिवेंट करना चाहिए नॉइस इन द वेरी नॉइस प्रोन रीजन, जैसे हॉस्पिटल के सामने, स्कूल के सामने। तो उसका कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल कि लेस नॉइजी ग्रीन क्रैकर को इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक साइलेंस जोन बनाया जा सकता है कि पर्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड स्कूल एरिया वेयर द क्रैकर्स आर नॉट अलाउड, एंड ऑल्सो हॉन्किंग ऑफ कार्स इज नॉट अलाउड। ये दो एरिया यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो हाई नॉइज होता है उससे क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है? तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि हाइपरटेंशन बढ़ता है उससे, body is unaccustomed to loud noises, it creates cortisol। cortisol बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो इंक्रीज होता है,
उससे एंजाइटी और हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। एंड बस ये लिखा हुआ है, यू कैन एंड मूव औषिक फॉरवर्ड। इसमें और आप क्या कर सकते हैं प्रवेश, अगर आपको बताया हाँ जाए नॉइस मिटिगेशन के लिए? ठीक है। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला हाउसेस में इंडिविजुअल लेवल पे साउंड प्रूफिंग जो ग्लास होता है उसका जो हम्म, है कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए, ताकि मतलब जो हाउस होल्ड मतलब जो नॉइज पोल्यूशन है वो बाहर ना आए और बाहर का अंदर ना जाए इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा ये कि जो डीजेज हैं, मतलब जो फेस्टिवल्स में या शादियों में यूज होते हैं, उनका एक प्रॉपर मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए और उनके टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक चलेंगे, जैसे कि अभी फिलहाल में 10 बजे तक रात को रहता है। दूसरा बात जो सड़कों की बात है, ट्रैफिक की बात है, तो वहां पर भी बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ग्रीन बैरियर्स जो हमारे डिवाइडर्स होते हैं उन पे हम स्पेशल ट्रीज लगा सकते हैं जो नॉइज पोल्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि देवदार हो गया, और मतलब एक हिंदी में वर्ड है सफेदे का पेड़, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड नॉइज पोल्यूशन रिड्यूसर, तो उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ये जो गाड़ी मतलब जो हॉर्न मेकिंग कंपनी है जो यूज होते हैं व्हीकल्स में, टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, उनका एक मतलब स्टैंडर्ड हो कि मतलब वो ज्यादा नॉइज करने वाले जो हॉर्न है उसको प्रोड्यूस ही ना करें, तो वो यूज ही नहीं होंगे। ये तो है और प्रवेश, इसके ये तो नहीं उठा सकते मतलब गाड़ी वाले में, दिस इज ऑलरेडी देयर। आपका जो थ्री एरियाज है ना बात करने का, कि पेंट होना चाहिए या फिर सॉइल प्रूफिंग होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हम्म विंडोज, थर्ड वुड बी द प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज नॉइज हम्म बैरियर करने के लिए। तो हाँ, ये आई एग्री विथ योर पॉइंट। मानसी, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड। किसी से आई जस्ट जॉइंट राइट नाउ, आप क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? We were discussing how to mitigate the noise pollution and what are the steps. So Pravesh has talked about the planting of more trees to reduce the हम्म noise pollution. Second would be the soundproofing of the homes. For example, जो soundproofing मिरर नहीं ग्लास होता है उसको पीवीसी यूज कर ग्लास सकते होता हैं। है। हाँ, हम्म ग्लास। और कंक्रीट भी एक होता है, तो कंक्रीट को भी हम्म यूज कर सकते हैं इसमें। और एक इसमें मैं लिखा जो हुआ है, पहले दो और लिखा हुआ है, फायर साइलेंस जोन क्रिएट करना चाहिए सिटीज के अंदर जहां पर फायर क्रैकर्स अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर हाँ लेस नॉइजी ग्रीन क्रैकर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। चार हो गया, तो एक आप पांचवा छठा ठीक बोलना है तो। एक मैं ऐड करूंगी कि कार्स में जो हॉर्न्स रहते हैं उनकी साउंड को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, ये वो मैंने ऑलरेडी पहले है भी मानसी, उसी की बात कर रहा था मैं कि ऑलरेडी है साउंड का, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आजकल कंपनी में होता है ऐसा। उसके नहीं, अलावा नहीं ये औषिक, करंट जो सिस्टम है पॉइंट मैंने उसमें भी बोला, हम हॉर्न की बात कर रहे हैं कि जो करंट सिस्टम है हॉर्न में जो भी साउंड, जो भी लेवल्स हैं, या इवन जो साउंड आती है आप जब हॉर्न। मानसी मैं आपकी बात को ऐड ऑन करता हूँ। बेसिकली दरअसल औषिक है क्या कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चर्ड हाउसेस से, जो प्रोडक्शन हाउसेस से जो कार या मोटर व्हीकल बन के आते हैं, उनके अंदर जो ओरिजिनल आपके हाँ, साउंड मैकेनिज्म बेसिकली आप होते हैं मार्केट बेस्ड बोल वो रहे हैं। अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, जो मॉडलिंग के अंदर जो स्पीकर्स मॉडिफाइड। यूज होते हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत है, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। तो इसमें बोले कि एक और, ठीक है आगे बढ़ते। द कैनेडियन ड्रीम इज नॉट वेनिंग। तो इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं कि कनाडा में क्या क्या क्राइसिस हो रहा है। तो अगर दो तीन एरिया से बात किया जाए, तो वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस है, दो मॉर्गेज क्राइसिस है जो बढ़ते जा रहा है बिकॉज विद द इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट द रेंट हैज इंक्रीज्ड टू मैनीफोल्ड, 2 to 3x हो गया है पिछले कुछ सालों में। मॉर्गेज क्राइसिस हो रहा है कि लोन रिकवरी नहीं हो पा रहा है। और तीसरा वुड बी द स्टैग्नेशन ऑफ द ओल्ड एज पॉपुलेशन, वो बढ़ते जा रहा है। तो ये 3-4 एरियाज है And fourth जहाँ thing पर। is the lack of employment opportunities are हाँ। getting more in Canada, because of which the हम्म, population is turning around the US and then the Australia also. हाँ। फिर एक कि स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स इन कोटा। तो आई कैन स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसमें कि बेसिकली कोटा एक हब है एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फॉर द एम्स, फॉर AIPMT, IIT JEE एक्सेट्रा। तो मेनी ऑफ द पीपल सेंड देयर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन टू द कोटा फॉर द स्टडीज। वहाँ का जो प्रेशर है वो अगर झेल नहीं पाते तो वो एक बेसिकली सुसाइड कर लेते हैं। तो इसको कैसे डील किया जाए, स्ट्रेसफुल जो लाइफ होता है स्टूडेंट एट अ वेरी यंग टेंडर एज, इसको कैसे डील किया जाए? तो उन्होंने एक बताया था कि स्टडी आवर्स को लिमिट किया जाना चाहिए। फिर दूसरा कि एक मेंटल हेल्थ के लिए एक एडवाइजरी दिया जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट दे कैन टॉक विद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स इफ दे आर फीलिंग एंड द प्रेशर्ड। थर्ड वुड बी नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना चाहिए, ताकि
ज्यादा प्रेशर नहीं रहे। तो ये सिंपल सोल्यूशन है। आप प्रवेश मानसी क्या ऐड करोगे इसमें, एक्स्ट्रा मैं क्या है? 4 सॉल्यूशंस आपको देता हूँ। पहला, जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, वहीं पर आप इस तरीके की एजुकेशन दो कि कोचिंग में इतना बच्चा ना जाए, पहली बात। दूसरा, जो ऑनलाइन मेथड है कोचिंग का, उसको ज़्यादा प्रमोट करो, ताकि घर बैठ के पैसा भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगी, प्रेशर भी कम आएगा और अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी। और जो अलग दिक्कतें आती हैं वो भी नहीं होंगी। तीसरी चीज़, जो हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, उसके जो है जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपर रेगुलेट होने चाहिए, चाहे वो फायर की बात करें, चाहे वो हाउसिंग की बात करें, चाहे वो सैनिटेशन की बात करें, चाहे वो रैगिंग की बात करें। चौथी चीज, जो आपने बात की कि डेथ हो जाती है, सुसाइड हो जाती है, तो वहां पर हम कुछ ऐसी स्पेशल वार्डन कमिटीज कंस्टिट्यूट कर सकते हैं इन कोचिंग सेंटर्स में, जो प्रॉपर इंश्योर करेंगी कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, और उसको प्रॉपरली उनके पेरेंट्स तक और हायर अथॉरिटी जो कोचिंग की है उन तक पहुंचाएंगी, ताकि टाइमली एक्शन लिया जाए। Okay, Pravesh. In this next article, it is talking about the states in court against their governor. Tamil Nadu, Kerala, Punjab have approached the Supreme Court decide on a time frame on for which government had to return or grant assent to the bills. तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इन द प्रोविजन ऑफ 200 आर्टिकल 200 इट सेज दैट इट शुड एज सुन एज पॉसिबल, ये होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन व्हाट एग्जैक्टली दिस फ्रेज मींस। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट की एज अर्ली एज प्रैक्टिकल, ये होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 2020 जजमेंट इन केशव मेघा चंद्र सिंह केस, वेस्ट बंगाल में कहा गया कि रीजनेबल टाइम वुड बी 3 मंथ। लेकिन बात यहाँ पर है कि क्या ऐसा फॉलो हो सकता है गवर्नर के हिसाब से, तो हमने डिस्कस किया इसको और भी डिटेल में लेंगे विथ सब्सिक्वेंट डिस्कशन। ये तो प्रवेश कर ही लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होता है आर्टिकल 2। ये उठाते हैं कि हाउ द पर्सनल डेटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड। तो बेसिकली इसका केस क्या है पता है आपको प्रवेश, इसके बारे में? नहीं, आप बताइए, वैसे एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग जो कोविड यूज करते हैं ना, कोविड वैक्सीन है, उसका जो पासपोर्ट था कि हम्म। फॉर द एक्सेप्टिंग कि आपने सेकेंड डोज लिया, फर्स्ट डोज लिया, तो हम्म। दैट डेटा वाज ऑनलाइन। और उसी में से कोई एक साइबर सिक्योरिटी, उन्होंने बताया कि जो भी डेटा है, पासपोर्ट डिटेल, आधार, सब डार्क वेब में सेल किया जा रहा था ओनली फॉर $80,000। सोचिए, अब ये जो $80,000 का दिया जा रहा है, ये अभी प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन क्लेम किया हुआ है बेसिकली दे आर मतलब विलिंग ये टू सेल बेचा जा रहा 80,000। है डाटा आपके वाले। हाँ, मतलब ये प्रूफ नहीं कि 80,000 डायरेक्ट है, तो ऐसे ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ओवरऑल ये दिखाता है कि क्या अपना जो साइबर सिक्योरिटी है वो ऐसा है कि आपका जो पूरा डेटा ऑनलाइन जो रहता है, फॉर एग्जांपल आधार डेटा, पासपोर्ट डिटेल, इंडियन सिटीजन डेटा, सिटीजनशिप डेटा, सब चीज ऑनलाइन है अवेलेबल। तो डार्क हम्म। वेब और डीप वेब में क्या फर्क है प्रवेश, और सरफेस वेब में क्या फर्क है, आप बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। डार्क वेब बेसिकली एक एक ऐसा वर्ल्ड वाइड मतलब डाटाबेस है, जिसपे बेसिकली डीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है ठीक है, मैं आपको। बताता हूँ, आप इसको याद कर हम्म। लीजिएगा। पहली बात, जो ठीक भी है। आप सर्च करते हो ऑनलाइन, जो भी हम्म। चीज सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज पॉसिबल है सर्च करने का, वो होता है सरफेस वेब। सरफेस ठीक है। वेब, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, सरफेस के ऊपर में कोई एक पानी के सरफेस के ऊपर में तेल डालोगे, तो हम्म। एक पतला सा लेयर हो जाता है ना, फॉर्म हो हाँ, जाता है। ठीक है। तो हम्म। आप उसी को इमेजिन करो, बेसिकली सरफेस वेब है वो। आप उतने ही सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। और जो पूरा पानी है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो आपका हो जाएगा डीप वेब, ठीक है। जिसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। आपको इसको एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए, टॉर जिसको बोलते हैं। उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, या फिर आप इन स्पाइंग हो सकता है, आप ड्रग्स ले सकते हो, आर्म्स ट्रेडिंग हो सकता है, सब चीज हो सकता है उसके अंदर में, अगर आपको पता ठीक है। है कैसे करना है तो। ठीक है। तो वो डार्क वेब इज पार्ट ऑफ द डीप वेब।
सरफेस वेब इज पार्ट ऑफ द डीप वेब दैट इज इन फ्रंट ऑफ द यूजर, यूजर एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द डीप वेब दैट इज एक्सेसिबल इज कॉल्ड अ सरफेस वेब, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए। ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली अगर मैं एग्जांपल से इसको सब्सटेंशिएट करूँ, तो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये हो गए सब हमारा सरफेस सरफेस वेब। वेब। उसके बाद हमारे तभी जो जो भी आप नेट ऑनलाइन बैंकिंग डालते के हो, डिटेल्स हैं, यूट्यूब सर सब चीज मेडिकल सरफेस रिकॉर्ड की डिटेल हैं, वो डीप वेब। और इलीगल इंफॉर्मेशन हो गई किसी भी चीज की, वो डार्क वेब। वेब। जरूरी नहीं इलीगल हो, अगर कोई एक्टिविज्म हो रहा है कोई कंट्री में, डिक्टेटरशिप है वहां पर, तो भी डार्क वेब में ही होता है हर चीज। तो ठीक सिर्फ है। इलीगल नहीं है, तो लीगल क्या भी यूज इनको होता है। कंट्रोल करने के लिए ओशिक, हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है 2023, क्या वो इफेक्टिव है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो स्टैब्लिश तो नहीं हो पाया ना, कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं डाटा हुआ है। प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे, वो भी नहीं हो पाया। और डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास क्या लीगल मैंडेट है, वो कैसे इन्फोर्स करेंगे लॉज को, वो भी अभी तक नहीं बनाएंगे। तो आई थिंक ये ठीक। दूसरा कि कंप्यूटर इमरजेंसी सर्ट इन टीम है, दे ऑल्सो ट्राई टू प्लग दिस सिस्टम, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जो एक चैलेंजेस रहता है, फॉर एग्जांपल डिजिटल डिवाइड है लोगों के अंदर में, और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाता है, या फिर आप रेगुलेटरी रेगुलर चेकअप्स नहीं कर पाते कंप्यूटर सिस्टम का, वो भी एक चैलेंजेस है विथ रिस्पेक्ट टू, इसलिए तो यहाँ थर्ड पे पार्टी ब्रिज भी होता है। हम्म, डार्क वेब और डीप वेब में कोई डिफरेंस है? मानसी ऐसे बात कर लेते हैं। बेसिकली डीप वेब होता है वो लार्जर वेब है, डार्क वेब एक पार्ट है जिसमें आपका हम्म। पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, और डीप वेब एक लार्जर वेब है, उसका जो आप एक्सेसिबल जो कर पाते हो वो सरफेस वेब होता है, वो तो हाँ, डिस्कस औशिक, मतलब मैं भेज डीप इसको देते एक हैं। वेब में जो सिंपल सा रहता है एग्जांपल डेटा के जो जरिए रहते हैं। समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स या रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो आ गए डीप वेब में। और ड्रग्स, जैसी ड्रग्स प्रॉब्लम हो गई, पोर्नोग्राफी हो गई, ये हो गई डार्क वेब। एम आई करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। डार्क वेब का ये रहता है कि उसको एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है, वो आप जिस सिर्फ टॉर ब्राउजर के थ्रू ही कर सकते हो। सो एक्सेसिबिलिटी एक मेजर एस्पेक्ट आ जाएगा। डीप वेब में अगर हम बात करें तो जो स्पेसिफिकली डेटा रहता है उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ऑथेंटिकेट आप उसको पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो, या ऐसी सिक्योरिटी फायर वॉल्स रहती है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है मैं दोनों के बीच में। मैं बताता हूँ, वो सिंपल सा बहुत सिंपल इसका एग्जांपल हो गया। जैसे सरफेस तो पता समझ में आ गया आपको, लेकिन जो डीप वेब है वो क्या है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो विदाउट एनी ब्राउजर है, विदाउट एनी टूल्स। लेकिन जो डार्क वेब है उसमें बेसिकली डार्क एरिया में, आप जैसे डार्क है ना, डार्क कुछ सोचना हमेशा, वो डार्क एरिया में उसको आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग एक टूल चाहिए। तो बहुत दोनों का बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो इसलिए वो हिडन होता है, दोनों हिडन है, दोनों का यूजेस होता है साइबर सिक्योरिटी में। आप फॉर एग्जांपल इंडिया का जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो भी सेव किया जाता है उसमें। हाँ, ऐसे ही आपने, हाँ वेब यही है। का एक एग्जांपल फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, लाइक हाँ हाँ, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है सपोज। सो अनोमिटी हो गया, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हो गया, इंफॉर्मेशन चाहिए, हाँ, वो मेडिकल आपको रिकॉर्ड हो इतने गया। नहीं मिल सकती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डीप वेब। हम्म, जैसे इसमें भी पीएम किसान वेबसाइट वाज मेड अवेलेबल ऑन द डार्क वेब, आधार डेटा लीक्स 2022, सर्टेन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फीचर्स को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन तब भी सेंट्रल आइडेंटिटी फॉर डेटा रिपोजिटरी उन्होंने कहा कि देयर हैव नेवर बीन ब्रीच्ड। तो हम्म। आई थिंक, और जो भी जो जो बोलते क्लेम करते हैं कि ये ब्रीच हो चुका है, वो भी प्रूफ नहीं दिया अभी तक वो बात। एक एग्जांपल तो वो है, और दूसरा कि कैसे इसको ठीक किया जाए, तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो बात करती है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो बात करते हैं ऐसा अथॉरिटी बनाए जो इंश्योर करेगा कि पर्सनल डेटा आपका जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, डेटा प्राइवेसी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं है अभी के हिसाब से देखा जाए तो। अभी भी यूसेज जो होता है वो पुराने हिसाब से यूज होता है, सॉफ्टवेयर भी यूज पुराना ही है सभी का, तो उस पर काम करना चाहिए। और चीज की जो सरफेस वेब है उस पे सिर्फ हमारा टोटल 4% या 5% के अराउंड हम लेके चल सकते हैं, इंटरनेट कंटेंट रहता है सरफेस वेब पे। डीप वेब पे रहता है अराउंड 90%। तो हम्म बाकी 5% हो गया डार्क वेब में। हम्म
India Bhutan discuss new routes of regional connectivity. Basically, apart from decision, with the final survey for the 58-kilometer cross border rail link between the Gelefu and Kokrajhar in Assam to be built by India. और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा वहां पर, जिससे डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया जाएगा और भी एड दिया जाएगा भूटान को। तो भूटान इज वेरी इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री। उनका जो फॉरेन पॉलिसी है और डिफेंस पॉलिसी, इट इज अंडर द डायरेक्शन, अंडर नहीं बोलेंगे, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू सिक्योर द बॉर्डर ऑफ द भूटान एज वेल। जैसे हम लोग देखते हैं डोकलाम क्राइसिस 2017 में हुआ था ऑन द ट्राई जंक्शन पॉइंट बिटवीन द भूटान, इंडिया एंड चाइना। इसलिए रेल लिंक इम्पोर्टेंट है इमिग्रेशन के लिए। जो भी पॉलिसीज वो हम भी यहाँ करना पे इम्पोर्टेंट। डेट की बात करते हैं, भूटान की डेट टू इंडिया, तो टोटल भूटान में वी हैव सीन 2022 में देयर डेट वाज 125% ऑफ द गवर्नमेंट्स डेट टू जीडीपी। सो वो जो मैक्सिमम डेट है वो भी दे ओ टू इंडिया। सो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है। Free grain pose medium term fiscal risk, can spur competitive populism. So this is a word which can use competitive populism. एक स्टेट को देख के दूसरा स्टेट भी यही इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द फ्री ग्रेन। इसको कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म बोलते हैं। और फिस्कल कितना है, 5 किलोग्राम फ्री कॉस्ट अराउंड 2 लाख करोड़ और 0.7% ऑफ जीडीपी एनुअली। पीएम मोदी ऑल्सो अनाउंस्ड फ्री ग्रेन फॉर नेक्स्ट 5 years। तो वो भी एक पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है। सो जो पीडीएस स्कीम है उसमें 5 kg फ्री फूड ग्रेन रहता है, सब्सिडाइज रेट पे रहता है। और जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें एडिशनल 5 kg ऑफ आपको फूड ग्रेन मिलता है। सो टोटल 10 kg। We have already talked about the Sikkim flood, how glacier flood lake क्यों होता है, मतलब क्यों होता है वहां पर ग्लेशियर लेक ग्रोइंग फास्टिंग। वन ऑफ द साउथ लोनक लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट growing glacier lake in Sikkim. It is has been a potential hazard for several years. तो ये सैटेलाइट इमेज है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ October 2023। तो GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, GLOF का फुल फॉर्म है ना ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेक फॉर्मेशन होता है ये, फिर आउटबर्स्ट होकर फ्लड हो जाता है इससे, इसलिए इसको कहा जाता है। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वन। I think Oshik, the exact meaning of glacier lake outburst flood is because of failure of dam, I think, containing a glacier lake. डैम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। नहीं, डैम का कोई रोल नहीं है। मतलब कि आपका जो ग्लेशियर लेक है ना, ग्लेशियर लेक है, फिर ग्लेशियर रहेगा और बीच में लेक फॉर्मेशन हो जाएगा जब। क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ऐसी लेक्स बन जाती है जहाँ पे डिप्रेशन होता है माउंटेनियस रीजन में। तो वहां पे वाटर कलेक्ट होने लग जाता है और वो लेक बन जाती है, एक तरीके से आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हो। या आर्टिफिशियली नेचुरली होता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो जब ये वाटर कैपेसिटी मतलब टॉप पे पहुंच जाती है और ये होल्ड नहीं कर पाती है, तो वो लेक आउट बर्स्ट हो जाती है। उसकी वजह से फिर हाँ, वो हमें फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं। वी कैन टेक अप द इंडियन एक्सप्रेशन। ओशिक, अगर आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के प्रिवेंशन मेजर्स कुछ बता सके, मतलब क्या कर सकते हैं? पहली बात है कि वी कैन यूज द सैटेलाइट डेटा फॉर मेकिंग आउट द ट्रेंड ऑफ द ग्लेशियर लेक
so that we can prepare in advance regarding the disaster management. क्योंकि कभी भी अर्थक्वेक होगा तो ग्लेशियर लेक यहाँ जो पार्ट है ये टूट सकता है, ये वाला पार्ट, तो फिर आउटबर्स्ट होगा। तो उससे सैटेलाइट डेटा से पता लग सकता है कि ट्रेंड कैसा है। सेकेंड वुड बी कि उनका जो एक पाथ है, ग्लेशियर लेक फ्लो जो करते थ्रू द रिवर, उनके पाथ में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा सिक्किम में डैम बना हुआ था 1400 करोड़ रुपीज का, बगल में आपका रोड था, रेलवे हाईवेज था, और हेवी कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, तो वो भी अवॉइड किया जा सकता है अगर अगर इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर सही ढंग किया जाए तो ये दो एरियाज है। बाकी सब जो होगा वो रिहैबिलिटेशन के हिसाब से होगा, तो डिफरेंट मेजर्स, मैं प्रिवेंटिव और करूँ। एक जो यहाँ पे वाटर भी स्टोर जो किया जाएगा उसको भी हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, तो सो दैट हाँ यहाँ पे ग्रेजुअली जो रिलीज, कैपेसिटी पे ना रीच करे। हाँ हाँ, एक इसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने बताया कि इसका डाटा मतलब चैनलाइज करना चाहिए बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें दूसरा ये कर सकते हैं कि वी कैन पंप आउट दी यू नो सरप्लस वाटर हाँ वही वही फ्रॉम वही द बात की लेक। ना मानसी, कि जो वही बोला ना। एडिशनल जो होगा उसको हटा सकते हैं। हम्म। हम्म, ठीक है मानसी, वी कैन टेक अप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। यस यस, वी कैन कंटिन्यू विद दैट। Kaushik, are you sharing or I have to share that? आफ्टर दिस मीटिंग यू कैन शेयर। Okay, ठीक है, I'll share financial expense. ऑड इवन इज बैक, वी हैव हम ऑल। इतना डिस्कस हाँ कर रहे थे एयर टॉक्सिसिटी और एयर हम्म, पोल्यूशन के अराउंड, स्कूल शट डाउन कर दिए गए हैं। सो वो तो कोई सोल्यूशन मेजर नहीं हो, तो शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव मेजर की बात की जा रही है, बट उसमें भी मेन मोटिव ये है कि बच्चे बाहर ना निकले तो उनको इतना इम्पैक्ट ना हो। बट अगर आप इंडोर्स भी रहते हो या बच्चे बाहर खेलने के लिए भी जाते हैं प्ले ग्राउंड में, घर से बाहर भी जाएंगे, वो ऐसा तो होगा नहीं कि उनको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो इम्पैक्ट तो फिर भी होगा एयर पोल्यूशन का। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हम ले सकते हैं सो दैट एक्चुअली इस प्रॉब्लम को हम मिटिगेट कर पाए? इससे बात कर लेते हैं ना मानसी। नहीं, लॉन्ग टर्म मेजर्स की पूछ रही हूँ मैं स्पेसिफिकली, वो तो हम बात कर ही चुके हैं, और तो बाकी जो एस्पेक्ट है। वही मेजर्स जो और हम लोग क्या? हमेशा बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का एक्टिविटी को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। जो मान से आपने हम्म, सजेशन दिए थे ना हाँ लॉन्ग टर्म में, वो भी कर सकते हैं, उसके अलावा हाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन कर देता अगर ऐसा होता तो। हाँ क्या हो जाता? मेरा इम्प्लीमेंट हो जाता है प्रवेश बोल। नहीं, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो जो मेजर्स हैं वो इट अपीयर्स कि उसे पेपर पे ही हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स ही प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। मेनली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो पॉलिटिकल विल चाहिए, हाँ, वो तो चाहिए, तो हर चीज में ही एंड चाहिए, दैट विल डैम बी से। डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। क्या है? We have already talked about the Diwali cracker burst only from 7 to 10 p.m. ये भी short term measures है as compared to work। नहीं, क्रैकर्स भी शॉर्ट टर्म ही दिक्कत है ना। तो ग्रीन क्रैकर्स में कौन से केमिकल्स हम यूज करते हैं? वाटर जो लेड होता है हमारे, सब कुछ। हाँ मतलब हाइड्रोजन कि होता है ना शायद। नहीं नहीं, हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन क्रैकर पोटेशियम। सब। पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं, जो बेसिकली कन्वेंशन रहता है उसमें बेरियम ज्यादा रहता है, इंस्टेड तो ऑफ उसकी मैग्नीशियम एंड वजह बेरियम। से तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं, उसमें जो बाय प्रोडक्ट रहता है ना आफ्टर बर्निंग, वो वाटर वेपर्स रहता है। हाँ वाटर। ये क्या, ahead of Diwali festival, the center on Monday formally launched sale of wheat flour at subsidized rate of 27
under the brand of Bharat Tata. It will be sold through कोशिश the मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि जैसे कि आपने ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बताया, तो ग्रीन क्रैकर से पोल्यूशन तो कम होगा, लेकिन साउंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन तो वो भी कम होगा, मतलब क्योंकि काफी जो उनका जो ज्यादा आवाज है ना वो थोड़ा कम है। और नॉइस पोल्यूशन तो कम। आप रोज थोड़ी करते हो दिवाली का, मतलब एक दिन है। थोड़ा चलता है। दिवाली विदाउट चलता है। क्रैकर इज समथिंग नो विच, दिवाली। हाँ, नो दिवाली नहीं बोल सकते, मतलब कि या तो आप एक जगह दिवाली करो, कैसा सरकार हम्म। करे कि एक जगह, जैसे हमने बात किया था पहले भी कि हम्म। ऐसे होता है, ऐसे ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो वहाँ होता है हम्म। एक जगह पे पर न्यू ईयर के समय में, वैसे इंडिया में हो सकता है एक एक जगह पे, तब कम होगा। लेकिन क्रैकर्स को बंद नहीं करना चाहिए, आई थिंक। बंद ठीक। नहीं करना चाहिए, इसलिए वी हैव ग्रीन क्रैकर्स, वरना तो बंद ही कर देते। Mansi, we लिखा can हुआ take कि this quote. Sexism has never, just above this old issues के ऊपर ही. औशिक स्क्रॉल हाँ, कर रहा है, औशिक। sexism has never rendered women powerless. It has either suppressed their strength or exploited it. बताइए प्रवेश आप, हम्म. फिर मैं बताऊंगा। Basically, this shows the feminine qualities which women or the Mata Shakti possess, that has been used across the ages, across the geographies, to marginalize them, to use them as a vulnerables. In either it has led to their suppressions or their strength or exploited it. अगर हम freedom struggle की बात करें, अगर हम partition की exactly बात करें, तो partition में the most brunt was faced by the woman. मतलब woman was seen as the ideal area to spread the hatred and to use the vulnerability of the woman. अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, तो उसमें भी किस तरीके से जो वुमेन है वो ही बेसिकली ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये अभी ऑन द इमीडिएट बेसिस आई कैन साइड दिस टू Okay, I will add क्वेश्चंस। to your point that the article is talking, the quote is talking about that women's power has never been diminished. It has always been there throughout the ages, right from the Shakti cult to the women's participation in the 1857, Rani Lakshmibai, then women's participation in the national movement through various activities and the Gandhian movement, etc. So women power should be channelized, but sexism had made them suppressed and exploited it. For example, partition के समय में, या फिर इन जनरल सेक्सिज्म, फीमेल एंटी जनरल। इन्फेंटिसाइड हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द विडो, ये तो एक्सप्लॉइट किया या स्ट्रेंथन किया, प्रोस्टिट्यूशन हुआ। लेकिन उनका जो वुमेन पावर है वो चैनलाइज अगर किया जा सकता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इन अ गुड डायरेक्शन फॉर द वेलबिंग ऑफ सोसाइटी, जैसे दिखता है हमारे ग्रंथ में भी कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे विमेन ने एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो हम लोग को वो करना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पावरलेस कभी नहीं बना सेक्सिज्म, उसको दबाया है, क्योंकि विमेन पावर ऑलरेडी देयर थी, वहां पर हमेशा से पावर थी विमेन, लेकिन सेक्सिज्म उसको दबाया गया, वही बताना चाह रहे हैं, पावरलेस नहीं हुआ। हाँ, मतलब खाली सेक्सिज्म के बेसिस पे पावरलेस नहीं हुई है वुमेन, मतलब वो एक फैक्टर नहीं हो सकता है जो सब चीजों को डिसाइड करेगा। सेक्सिज्म बेसिकली आप जेंडर के बेसिस पे हम्म। डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि वुमेन है तो ये डिसीजन होना चाहिए, तो जेंडर के बेसिस पे वो उस चीज ने ऑब्वियसली वुमेन को पावरलेस नहीं बनाया है। हम्म। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट की यहाँ बात कर रहे हैं। इवन इकोनॉमिकली भी बात करो, कितना अमाउंट ऑफ वर्क वुमेन कर सकती है, तो अब ये डिसाइड कर रहे हो कि वुमेन कितना वर्क कर सकती है, तो जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हम्म। Okay, we can take up in the next article. Extension of free grain scheme reinforces a culture where government are offering freebies and not spending on welfare. तो इसमें बात करते हैं कि एनएफएसए जो 2013 में आया था, इट लीगली gave 3/4 of the India's population up to 81 crores, that is 5 kg of food grain per person per month at subsidized prices. उसके बाद फिर से 2 to 3 किया गया, और अभी जो सरकार है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने फिर बड़े प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इम्प्लीमेंट किया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, और उसके बाद फिर कंटिन्यू रख रहे हैं अभी अभी सिर्फ। तो ये बता रहे हैं कि क्या वो एक फ्रीबी का कल्चर पार्ट है या फिर जनरली स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फ्रीबी नहीं है, क्योंकि इट इंश्योर्स द फूड सिक्योरिटी
जो हार्म करता है लॉन्गर रेट में बाकी जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन एट द सेम टाइम इट ऑल्सो showcases the stark difference between the government promise of the creation of infrastructure and jobs and rather than spending on the food grain. तो ये दोनों एक तरह आयरनी है देखा जाए तो। सी आप बोल। फ्रीबीज को अगर हाँ डेफिनेशन या कैटेगराइज करने की बात करो तो वो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट क्या है किसी भी एक्शन का, इसके पीछे इंटेंट क्या है। यही एक फूड सिक्योरिटी रहे, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी को हम टैकल करने में कोशिश कर पाए, जो कोविड-19 के इम्पैक्ट है वो इसके पीछे इंटेंट है, तो इसको हम इसलिए फ्री भी नहीं बोल सकते हैं। पॉलिटिकली के लिए आप देखोगे पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान जो फ्रीबीज दी जाती है उसके पीछे क्या इंटेंट रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली मतलब मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव और इंटेंट के बेसिस पे हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक। AI generated WhatsApp sticker appear to be prejudice against the Palestinian. Technology should not be dehumanized. तो स्टिकर्स जो यूज करते हैं हम लोग इमोजीज यूज करते हैं तो दे हैव बीन सीन दैट एंटी पैलेस्टीनियन बायस है। तो यहाँ सिर्फ पैलेस्टीनियन का बात किया जा रहा है, इसराइली का भी होता है ऐसा। तो आई थिंक वी शुड, तो जो मेटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको एक तरह से कॉशियस अप्रोच यूज करना चाहिए और एक रेगुलेट करना चाहिए कि क्या क्या उनका जो सॉफ्टवेयर कैसा यूज हो रहा है। तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि टेररिज्म एक्टिविटी को स्प्रेड किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे ऐप्स डाउनलोड किया जाता है। तो इसका जो पहला इम्पोर्टेंट रोल बिग टेक कंपनीज का यही होना चाहिए कि ये सब हेटेड आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं किया जाए। और कैसे अभी एक एग्जांपल है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी को। फिर हाल फिलहाल में डीप फेक हुआ था, रश्मिका मंदाना वीडियो, कि उनका जो चेहरा है कोई और किसी एक्ट्रेस के चेहरा के ऊपर उनका चेहरा लगा दिया गया था और एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा था जैसे वो जा रही हो। तो एक नया न्यू वर्ल्ड है रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक। इसको हर जगह यूज किया जा सकता है फॉर प्रोपागेंडा, फॉर डिस इंफॉर्मेशन, फॉर पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। तो हम लोग कैसे इसको टैकल करें, तो अभी हम लोग बात करते हैं एआई समिट में कि कैसे इसको रेगुलेट करें एआई को। तो उसके लिए एक्ट बनना चाहिए, हर एक जगह स्टैट्यूटरी बॉडी होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए, जो अभी है नहीं। मानसी वी कैन टेक इन द नेक्स्ट सेशन, और इसको यहाँ से ले लेना। ओके।